हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। कल संडे था, इसलिए सेट प्रैक्टिस नहीं आया था। आज सुबह में थोड़ा सेट प्रैक्टिस डालने में लेट हो गया है। कल से फिर अपने टाइम पर निर्धारित जो 8 बजे डाला जाता है, उतना समय में आपको सेट प्रैक्टिस यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के काफ़ी अच्छा से आपके सामने डिस्कशन किया जाता है। आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसएससी, मध्य निषेध, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और 68वीं बीपीएससी, उसमें यह सीरीज काफ़ी ही कार्यरत साबित होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू एक रूटीन की तरह फॉलो करते होंगे। अगर इस सीरीज को जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू फॉलो करते आया होगा, तो उनका जीके जीएस में काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई होगी। क्योंकि किसी भी सेट को बनाने से आपको होता क्या है कि आपकी तैयारी का पता चलता है कि आपकी तैयारी कितना है, और उसके बाद अगर अच्छे से आप उसका डिस्कशन करते हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन दूर होता है, और कन्फ्यूजन दूर होने लगेगा तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम गलती होगा, गलती की संभावना ही नहीं रहेगी। तो अभी तक मैंने इसका एडुटेरिया का जो न्यू बुक आया है, जिसमें 100 सेट है, अभी तक मैंने 28 सेट अपलोड कर दिया है। जो स्टूडेंट 28 सेट नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, और उसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, जो कि मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। आज ग्रुप डिस्कशन शाम को सब्जेक्ट वाइज होगा, आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट होइएगा, क्योंकि आज से बोला गया था कि मंडे से हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप वहां से आप टेलीग्राम में आज होमवर्क डाल देंगे, वहां से आप होमवर्क पढ़ लेंगे, और शाम को 6:30 बजे जरूर ग्रुप डिस्कशन लाइव में मौजूद होइएगा। और बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस भी 11 बजे आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वो भी आप बनाइएगा, और उसका वीडियो आपको 2 से 3 बजे यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। तो सारे चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम बिहार एसएससी की संभवतः दिसंबर में होने की संभावना है। आइए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और नए लोग जो भी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? तो 1948 में, 1949 में, और 1954 में, 1956 में। तो अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना आपको 1954 में किया गया था। और 1954 की बात करें तो 1954 में ही भारत रत्न भी दिया गया था सबसे पहले, और भारत रत्न सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज 14 नवंबर है, आज बाल दिवस है, और बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 1948 की बात करें तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुआ था, और 1949 की बात करें तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुई थी। 1956 में भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्प में कौन सा म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगाता है? क्वेश्चन पूछा गया कि म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगाता है। तो कभी भी आपको मैप को अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि किस देश का सीमा भारत के कितने राज्यों से लगा है। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। तो म्यांमार के यहाँ पर पूछा गया कि सीमा नहीं लगा है, तो आपको मेघालय का सीमा म्यांमार से नहीं लगा है, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के सीमा म्यांमार से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो सिप किला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़लच्चा दर्रा और बोमडीला दर्रा। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि बोमडीला दर्रा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में, न कि हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह इसका आंसर आपको ऑप्शन डी सही है, और सिप किला, रोहतांग, बाड़लच्चा ये सब हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय के नेग्रिटो प्रजाति का है? आदिवासी समुदाय के नेग्रिटो प्रजाति का है। तो मसाई, खिरगिज, सोमांग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नेग्रिटो प्रजाति की आपको सोमांग है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? दिए गए विकल्पों में तो केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता और इनमें से सभी। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सभी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विशेष आर्थिक
क्षेत्र नीति यानी सेज का फुल फॉर्म होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? 2000 ईस्वी में, 2002 में, 2004 में और 2005 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 2000 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक की स्थापना कब किया गया था? भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1990 में, 1972 में और 1985 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। 1960 की बात करें तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया था। 1972 में आपको शिमला समझौता हुआ था। 1990 में सिडबी की स्थापना हुआ था जिसका मुख्यालय आपको लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों के धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया था? धातु तथा अधातु, बर्जिलियस, डाबेरनाइरर, मेंडलीफ और मोसले। तो यह किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सोडियम क्रोमेट के कारण, सोडियम यूरेनेट के कारण, कार्बन के कारण और कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। तो कांच के हरा रंग की बात करें तो सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनाया जाता है? कॉपर से, लोहा से, जिप्सम से और लेड से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो जिप्सम से बनाया जाता है। तांबा का निष्कर्षण क्यूप्रिक ऑक्साइड से किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है और लेड यानी सीसा का सिनेबार से। क्वेश्चन नंबर 11, हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? हीरा जो है निम्नलिखित में से किसका अपरूप है? कार्बन का, ग्रेफाइट का, नीस का और मिट्टी का। तो हीरा आपको कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 12, सुपरसोनिक जेट विमान की चाल कितनी होती है? सुपरसोनिक ध्वनि के वेग से अधिक होता है, ध्वनि के वेग से कम होता है, ध्वनि के चाल के बराबर होता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुपरसोनिक जेट की चाल आपको ध्वनि के वेग से अधिक होता है। विद्युत गति की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत गति की इकाई वोल्ट है, जूल है, एम्पियर है, वाट है। तो विद्युत गति की इकाई की बात करें तो आपको वोल्ट है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और शक्ति का मात्रक वाट है। एक अश्व शक्ति बराबर आपको 746 वाट होता है। ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 100 डिग्री से निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस 0 फ़ारेनहाइट, 200 फ़ारेनहाइट, 180 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट। तो किसके बराबर होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की द्वारा रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? यानी कि समतल दर्पण की बात कर रहा है। 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि 4 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या होता है? जो वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण वायुमंडलीय दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव और गुरुत्वाकर्षण बल। तो वर्षा के गोलाकार होने का पृष्ठ तनाव होता है। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी यात्री के हाथ में, यात्री के आगे, यात्री के बगल में और यात्री के पीछे। तो हाथ में ही आएगी क्योंकि बॉल भी गति के कारण ही अपने हाथ में यात्री को गिरता है। जब बॉल यात्री ऊपर फेंकता है तो बॉल में भी गतिज ऊर्जा होती है जितना यात्री में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, परावर्तित क्रिया का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है? परावर्तित क्रिया का संचालन जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा,
रीढ़ रज्जु, मध्य मंज और चेतना तंतु। तो कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि रीढ़ के रज्जु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति मनुष्य में मस्तिष्क यानी ब्रेन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? ब्रेन का द्रव्यमान 950 ग्राम, 1400 ग्राम, 1550 ग्राम और 1950 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 1450 ग्राम, यानी कि 1350 से लेकर 1400 होता है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। इन्वर्टेज, जाइमेज, लैक्टेज और ईस्ट। तो कौन सा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 21। पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों पर अवशोषित किया जाता है? पचा हुआ जो भोजन होता है वो किसकी दीवारों पर अवशोषित किया जाता है? आमाशय में, जठर में, गुद्दा में और इलियम में। तो इसे इलियम में अवशोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितना होता है? डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई 14 एम्पियर, 24 एम्पियर, 34 एम्पियर और 44 एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 34 एम्पियर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 फरवरी 1949 को और 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को भारत गणतंत्र हुआ था और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो सारे बात को अच्छे से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और किसी राज्य का राज्यपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों व्यक्ति बाहर हैं तो उसका कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष का बात है और राज्यसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के अध्यक्ष का बात है। और राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 में भारत के राज्यपाल की बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? 39वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम और 45वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और 42वां संविधान संशोधन आपको 1976 में हुआ था। जोड़ने वाला जो भी काम होगा वह 42वां में होगा और हटाने वाला काम जो भी होगा वो 44वां संविधान संशोधन में होगा। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? मतलब किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है? एक ही बार, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 56 में और अनुच्छेद 352 में। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 में आपको राष्ट्रीय आपात का भी बात कहा गया है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो मंत्री परिषद की बात कही गई है और अनुच्छेद 356 की बात करें तो भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? प्रथम विधि अधिकारी महानिवादी को, महाअधिवक्ता को, भारत का मुख्य न्यायाधीश को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महानिवादी को माना जाता है। महानिवादी की बात अनुच्छेद 76 में है और महाअधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 में है। ये दोनों अनुच्छेद को काफ़ी अच्छे तरीक़ा से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था?
स्वतंत्रता और समानता, धर्म और प्रजातंत्र, समाजवाद और असमानता, और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। पूछा गया कि किसे शामिल नहीं किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को नहीं शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल में सीमित की जा सकती है? प्रथम आपातकाल की घोषणा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 6 माह में, 4 माह में, 4 सप्ताह में और 1 साल में कब तक समाप्त किया जा सकता है? तो इसे 6 माह में समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में और वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन जिसे कहा गया, वो सारनाथ में दिया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध की जन्म हुआ था, जो कि लुम्बिनी आपको नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। और पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध संगति हुआ था, और दूसरा बौद्ध संगति की बात करें तो आपको वैशाली में हुआ था, और प्रथम की बात करें तो राजगीर में हुआ था, और चौथा जम्मू कश्मीर कुंडलवन में हुआ था, जो कि कनिष्क के शासनकाल में। और बौद्ध धर्म उसी में 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 31, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है कितने अधिकरणों में विभाजित है? 9, 5, 7 और 15। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 15 अधिकरणों में यह विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 32, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित है? अजातशत्रु जो है निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से, हर्यक वंश से, नंद वंश से और गुप्त वंश से। तो अजातशत्रु आपको हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था, और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आर.डी. बनर्जी, के.सी. व्हीलर, एम.एस. वत्स और बी.एस. स्मिथ। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि बी.एस. स्मिथ इससे संबंधित नहीं है, लेकिन आर.डी. बनर्जी, के.सी. व्हीलर, एम.एस. वत्स संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कौन सा गोलमेज हुआ था? तो आपको तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में हुआ था, और पहला की बात करें तो 1930 में हुआ था, और दूसरा की बात करें तो 1931 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सुप्रू थे। क्वेश्चन नंबर 35, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बंग भंग के बाद यहाँ पर पूछा गया है, तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन आपको 1942 में हुआ था 9 अगस्त को। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय क्रांति का जननी किन्हें कहा जाता है? भारतीय क्रांति का जो जननी है किसे कहा जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, सरोजनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर। तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है। सरोजनी नायडू की बात करें तो यह भारत के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, और यह 1925 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थान निम्न में से थी। पूर्ववर्ती संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन और इंडियन लीग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 38,
भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? भारत में कागज का 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में सबसे पहले आपको चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंत्री को, सचिव को, अमात्य को और सुमंत को। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सुमंत को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? रूस एवं फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैग्नीनट रेखा, हिडन वर्ग रेखा, मेन हरिम रेखा। तो उसे क्या कहा जाता है? मेन हरिम रेखा कहा जाता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिडन वर्ग रेखा होता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 मिलान करना है, अच्छे से मिलान करेंगे, इसको देखते हैं। जापान, जापान का हो जाएगा आइबिस। राष्ट्रीय पशु कनाडा की बात करें तो गज्जा ईगल, भारत की बात करें तो बाघ और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कंगारू। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है, ब्रिटेन में है और स्पेन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि स्विट्जरलैंड में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय आपको ब्रिटेन में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारत में शाकाहारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था? शाकाहारी जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी रहमत अली और अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं था? तो चौधरी चरण सिंह नहीं था। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और अब्दुल कलाम थे। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को, 11 मई को, 12 मई को और 31 मई को। तो पक्षी दिवस की बात करें तो यह 8 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है और 8 मई के रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? गिद्ध संरक्षण परियोजना 1980 में, 1992 में, 2006 में और 2010 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि 2006 में किया गया था। 1980 की बात करें तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और 1992 में सेबी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी की स्थापना के 1988 में हुआ था और सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक राजेंद्र सिंह को, मेघा पाटेकर को, डॉक्टर विनय बहुगुणा को और रामा देवी को। तो किसे माना जाता है, यह बात पूछा है। तो रामा देवी मिश्रा को माना जाता है भारत में पारिस्थितिकी जनक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों के अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार और बहुफसलीय योजना। तो पूछा गया कि इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, बहुफसलीय योजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? लीडर्स जो है, आपको लीडर्स लिखा गया है रिचर्ड डिक्सन के द्वारा, यह बिल्कुल सही है। गांधी एंड स्टालिन लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है।
इज इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो के द्वारा लिखा गया है, यह भी सही है। तो गलत पूछा जाता था, यानी कि ऑप्शन आपको डी गलत है। वार एंड पीस एडवर्ड थॉमस के द्वारा नहीं लिखा गया है, यही गलत है। इसका आंसर आपको ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निशांत बाग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। निशांत बाग दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में निशांत बाग। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बना था 1 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 50, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपको 50 सेट दिया जाता, 50 क्वेश्चन दिया जाता है, उसका अंतिम क्वेश्चन। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? वायुसेना के गांधीनगर में है, नागपुर में है, बेंगलुरु में है और मुंबई में। दक्षिण और पश्चिम का यहाँ पर पूछा गया, तो गांधीनगर यानी कि गुजरात में है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन का डिस्कशन काफ़ी किफ़ायती तरीके से किया गया, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण यह सीरीज साबित होता है। तो इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया रहता है, जो कि आपके एग्जाम में वह डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो उसे आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से याद करें और एग्ज़ाम देने जाएँ तो काफ़ी किफ़ायती तरीके से पेपर को सॉल्व करके आप आएँ। चलिए आइए स्मरणीय तथ्य देखते हैं। हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है। तो सर जॉन शोर ने अपनाया था। भारत में सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने किया था? सहायक संधि पद्धति की शुरुआत लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा किया गया था। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। जो भी यह 3-4 बात दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है और इसे आप अच्छे से याद ही रखेंगे। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड ब्लेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, ये भी बात याद रखेंगे। आइए एक तरफ सहायक संधि करने वाला राज्य और उसका वर्ष। हैदराबाद जो है 1789 सहायक संधि हुआ था हैदराबाद में 1798 में। मैसूर यानी कि तंजौर में हुआ था आपको 1799 में। अवध में हुआ था 1801 में, अवध में 1801 में और पेशवा में 1802 में और सिंधिया में 1804 में। तो हैदराबाद में 1798, मैसूर तंजौर यानी कि 1799, अवध 1801, पेशवा 1802 और सिंधिया 1804। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य में सुगौली की संधि कब हुआ था? अंग्रेज और नेपाल सरकार के मध्य में। तो 1816 में हुआ था, गोरखा और के बीच हुआ था और यह नेपाल में हुआ था। इस क्वेश्चन को बिहार दरोगा जो 24, 22, 13 पोस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 या 26 में लॉर्ड एम्सहेड के समय में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26। उस समय कौन था गवर्नर? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था? तो 1829 यानी कि धारा 17 के अंतर्गत। कभी कभी आपके एग्जाम में धारा पूछ दिया जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में धारा 17 के अंतर्गत। भारत में ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? 1830 में हुआ था क्लीमेन की सहायता से। भारत में प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकप को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 42 तक लॉर्ड ऑकलैंड के समय में चला था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में चला था। ऑकलैंड के बाद आपको एलनब्रो आए हैं। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलनब्रो ने 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया था और लॉर्ड एलनब्रो के ही शासनकाल में रविवार की छुट्टी भी की घोषणा भी किया गया है। किसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था।
डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने शिक्षा संबंधित वुड डिस्पैच 1854 में लागू किया था। वुड डिस्पैच 1854। इसी के समय में भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सार्वजनिक विभाग का निर्माण 1800 किया था। इसने 1854 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। इसी के समय में पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच सेवा शुरू किया गया था। 1853 में डाक सेवा की शुरू किया गया था। इसी के समय में मतलब लॉर्ड डलहौजी के ही समय में पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा 1853 में शुरुआत की गई थी, जिसके तहत उम्र 18 से 23 वर्ष रखा गया था। तो इस तरह जो स्मरणीय तथ्य दिया गया था, मैं आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीका से इसका डिस्कशन किया हूं, जो कि आपके एग्जाम में इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और आपका इस सीरीज में कितना नंबर आ रहा है ज़रूर कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारा ऊर्जावान और आगे बढ़ाएगा, और मैं इससे भी अच्छा करने का प्रयास करूंगा। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन और PDF मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आपको बिहार SSC सेट प्रैक्टिस में और शाम को ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।